हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बैलेंस शीट का फर्स्ट हाफ या किसी किसी बैलेंस शीट में सेकंड हाफ लायबिलिटीज को कैसे पढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि बैलेंस शीट का दूसरा हाफ यानी एसेट्स उसको कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। आईटीसी के 2021 के बैलेंस शीट में आपको सबसे ऊपर एसेट ही मिलेगा, जैसे करंट लायबिलिटीज, वैसे ही नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का मतलब है जिनसे इनको पैसा आना है पर एक साल के अंदर नहीं। करंट एसेट जिनसे इनको पैसा आना है पर एक साल के अंदर। बहुत सिमिलर है ना। अब बहुत सारे टर्म पहले ही समझ गए होंगे। चलिए एक एक करके एक एक लाइन आइटम को इंट्रोड्यूस करते हैं और शेड्यूल में देखते हैं डिटेलिंग क्या है इनकी। सबसे पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, इसकी डिटेलिंग आपको मिलेगी 3A में। ये टोटल अमाउंट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3A की डिटेलिंग दी हुई है जो पेज नंबर 288 पे। उसमें ग्रॉस ब्लॉक दिया हुआ है। ग्रॉस ब्लॉक का मतलब है इसमें अभी तक डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का इफेक्ट नहीं आया है, इसीलिए टोटल वैल्यू ये है 31 मार्च 2021 की। ये 26,536 करोड़ रुपए है। इसकी डिटेलिंग के लिए आपको अगले शीट पे जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन अप्लाई होने के बाद जो सेम लाइन आइटम की डिटेलिंग है वो ये है 31 मार्च 2021 को 19,153। ये वही अमाउंट है जो हमारे बैलेंस शीट के एसेट के फर्स्ट लाइन आइटम पे लिखा हुआ था। डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनकम टैक्स या कंपनी एक्ट के हिसाब से डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन फाइल नहीं करना है कंपनी के लिए। आप मोटा मोटा अमाउंट समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट लाइन आइटम पे जाते हैं। नेक्स्ट लाइन आइटम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये ऐसे काम होते हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुए पर पहले ही उस पर खर्च हो चुका है। एक बार काम पूरे हो जाए तो इंटेंजिबल एसेट वाले सेक्शन में डाल दिया जाएगा। डिटेलिंग इसकी वैसे ही है। डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन उन सभी पे लागू होगा जो नॉन करंट एसेट के अंदर आ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए 3A से लेके 3G तक सभी इस ग्रॉस ब्लॉक के अंदर आते हैं और इन सभी पे अगले ही शीट में डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन लागू हो रहा है। इनमें से मोस्टली ऐसे टर्म है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। व्हाट इज गुडविल, इनका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होता है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी चीजें आती हैं जो इजीली क्वांटिफाई नहीं की जा सकती। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आइटम पे जाते हैं जो है अदर इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में कौन कौन से एसेट आते हैं ये मैं आपको पिछली कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। इंटेंजिबल एसेट में वैसे तो ब्रांड्स आते हैं, पेटेंट्स आते हैं और भी ऐसी चीजें जो इकोनॉमिकल वैल्यू तो रखती हैं बट फिजिकल अपीयरेंस नहीं रखती। आप उनको छू या देख नहीं सकते लेकिन उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू है। जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था यिप्पी। नॉर्मल नूडल हो सकता है थोड़ा कम में बिकता हो, पर क्योंकि यिप्पी का नाम है इसलिए यिप्पी थोड़ा सा महंगा बिकता होगा। आपको चक्की का आटा कम में मिलेगा लेकिन आशीर्वाद आटा हो सकता है थोड़ा सा महंगा मिले क्योंकि आशीर्वाद का नाम है। तो ब्रांड वैल्यू के कारण कॉस्ट एडिशन होता है तो वो कंपनी के लिए एसेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन आइटम पे जाते हैं फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट वो भी नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट। इसकी डिटेलिंग हमको मिलेगी नोट नंबर 4 पे। आप देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल एसेट का इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 4 पे है। साथ ही नॉन करंट एसेट का इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड भी नोट नंबर 4 पे है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी डिटेलिंग आपको इसी नोट नंबर में मिलेगी। तो जाकर देखते हैं, ये मिलेगा आपको 291। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि कौन सा पेज नंबर पे कौन सी डिटेलिंग मिलेगी, कौन सा शेड्यूल मिलेगा, नहीं। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की डिटेलिंग यहाँ पर है। इसमें कंपनी ने कहाँ कहाँ पे कितना कितना इन्वेस्ट किया है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसमें मोस्टली ऐसी सब्सिडरीज होती है जो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में दिखाया था। नेक्स्ट लाइन आइटम है लोन। ये वो लोन है जो कंपनी ने दिया है। कंपनी ने इन्वेस्ट किया होगा तो कंपनी ने लोन भी दिया होगा। लोन दिया है तो किसको दिया है? सप्लायर्स को, डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनको लोन दिया है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर को लोन दिया है तो फिर वो ट्रेड रिसीवेबल में क्यों नहीं आएगा? बहुत सही सवाल है। ये ट्रेड रिसीवेबल में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमेशा लोन एक साल के अंदर चुकाने वाला नहीं होता है। कई बार डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को समय बहुत ज्यादा दिया है तो वो लोन क्योंकि एक साल में आना नहीं है तो वो करंट एसेट नहीं है। क्योंकि वो करंट एसेट नहीं है इसीलिए हम ट्रेड रिसीवेबल में नहीं दिखा सकते, वो लोन्स में दिखाते हैं। इसकी डिटेलिंग वैसे आपको नोट नंबर 5 पे मिलेगी। आप देख सकते हैं इसमें मोस्टली एम्प्लॉइज है, सप्लायर्स हैं और ये बहुत छोटा अमाउंट होता है। नेक्स्ट लाइन आइटम पे जाते हैं अदर फाइनेंशियल एसेट। ये नॉर्मली बैंक में रखा हुआ पैसा होता है जो जैसे एडवांस है या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन्स है। नेक्स्ट लाइन आइटम डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स जो है लायबिलिटीज में भी है, फिर डेफर्ड टैक्स जो है एसेट में भी है। ऐसा कैसे हो रहा है? एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि डिप्रिसिएशन में कैलकुलेशन अलग अलग होती है। हाँ, ये लाइन सुन के आप पक चुके होंगे, लेकिन फाइनली इस लाइन का मीनिंग समझिए। यहाँ पे ये एसेट में इसलिए है क्योंकि कंपनी ने कैलकुलेशन करके जितना आवश्यकता है उससे बहुत अधिक पैसा पहले ही लायबिलिटीज के रूप में अलग करके रखा होता है पिछले साल। जब इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है तो नॉर्मली वो पैसा कंपनी कैलकुलेटेड अमाउंट से कम रहता है। तो इस साल पक्का वो पैसा वापस आना है। क्योंकि वो पैसा वापस आया है इसलिए वो पैसा एसेट है। अगर ऐसा है तो फिर डेफर्ड टैक्स
एसेट को और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को दोनों को एक ही शेड्यूल में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आप देख पाएंगे कि इसका शेड्यूल नंबर भी 7 है और इसका शेड्यूल नंबर भी 7 है, दोनों की डिटेलिंग आपको एक ही जगह पे मिलेगी। इसके बाद कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है। अब हम करंट एसेट्स पे चलते हैं। करंट एसेट ऐसा एसेट है जिन्हें इजीली कैश किया जा सके और कंपनी की योजना इसको 1 साल के अंदर कंज्यूम करने की होती है। जैसे रोज रोज के खर्चे पूरे करने के लिए कंपनी जिन एसेट को यूज करती है वो सभी इसी लाइन आइटम में आएंगे। जैसे आप एग्जांपल में देख ही सकते हैं, कैश है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक बैलेंस। चलिए तो एक एक करके इनकी डिटेलिंग जानते हैं। सबसे पहला है इन्वेंटरी। इन्वेंटरीज की डिटेल आपको मिलेगी पेज नंबर 305। इन्वेंटरीज में सारी चीजें दिखाई गई होती हैं। जो सामान पूरा बन चुका है जैसे फिनिश्ड गुड, जो सामान उन्होंने खरीदा है स्टॉक इन ट्रेड पहले खरीद चुका था तो अब वो उनके लिए एसेट है। स्टोर्स में जो स्पेयर रखा है, इंटरमीडिएट्स रखे हुए हैं, इसके अलावा रॉ मटेरियल है। आप देख पा रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के लिए रॉ मटेरियल ही सबसे बड़ा खर्च होता है। यहाँ भी इन्वेंटरीज में सबसे बड़ा खर्च उनका रॉ मटेरियल का ही है। इसके बाद वाले लाइन आइटम पे जाके देखते हैं, कैटल, फार्म्स, क्रॉप, इस तरह के एसेट, ये बायोलॉजिकल एसेट में आते हैं। इनकी भी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी पर मुझे लगता नहीं है कि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है उसके अंदर घुसने की। इसके बाद का लाइन आइटम है फाइनेंशियल एसेट, जिसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है और किस उस इन्वेस्टमेंट से 1 साल के अंदर पैसा आना है। दो इन्वेस्टमेंट आर इन दिस कैटेगरी, करंट एसेट। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, मैंने आपको बताया था कि पिछले बार लोन था, इस बार ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल इसलिए क्योंकि वो पैसा जो इस साल वापस आ जाना है, वेंडर्स का, सप्लायर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, डीलर्स का, वो पैसा इसमें आएगा। या फिर वो पैसा जो एम्प्लॉइज का है लेकिन इसी साल उनका वो लोन खत्म हो जाना है, वो भी ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कंपनी की बैलेंस शीट का सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होता है। इसमें बैंक बैलेंस से लेकर के ऐसा पैसा आता है जो 3 महीने के अंदर तक कंपनी के हाथ में हो, जब चाहे उसको यूज कर सके, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, सबसे लिक्विड एसेट है। इसकी भी डिटेलिंग आपको 315 पे मिल सकती है, कितना पैसा है, कहाँ रखा है। ये देखिए मैंने बताया था आपको कि ये बैंक में रखा हुआ पैसा होता है, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, मोस्टली पैसा यहीं पे। नेक्स्ट लाइन आइटम है लोन्स। ये ऐसे शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो कुछ महीने के अंदर कंपनी को अदा कर दिए जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि शॉर्ट टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म लोन हो, लोन का शेड्यूल नंबर सेम है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इनकी डिटेलिंग एक ही जगह मिलेगी, जो कि डिटेलिंग हम पिछली बार देख चुके हैं। और भी करंट एसेट होते हैं जिनकी डिटेलिंग आपको पेज नंबर 304 पे मिलेगी। इसमें मोस्टली सारे टर्म, कैपिटल एडवांसेस जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे, ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। इनमें कौन सा करंट आइटम है, कौन सा नॉन करंट आइटम है, उसकी भी डिटेलिंग यहाँ पे टेबुलेशन फॉर्म में दी हुई है। तो इसके साथ ही हमने बैलेंस शीट को खत्म किया। आज हमने ये सीखा कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है, उसकी डिटेलिंग क्या क्या है, उसके कौन से टर्म का मीनिंग क्या क्या है। कोई दुविधा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है और उसकी क्या जरूरत होती है। इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।